हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी आज हमारे पास एक एडवांस 2016 का पीवाईक्यू है, जो कि मतलब टफेस्ट क्वेश्चन भी माना जाता है उस टाइम का। मतलब अभी अभी तक टफेस्ट क्वेश्चन ही है उसमें। बट एक्चुअली क्या हम इसको टफेस्ट बोल सकते हैं? नहीं। ये टफेस्ट इसलिए सिर्फ है क्योंकि इसकी थ्योरी आपको नहीं पता है। से कोई चीज, लेट से आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा, मैंने आपको सर्कुलर मोशन का सवाल दिया तो ऑब्वियस वाली टफ लगेगा। बट अगर आपने उस टेबल का पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन, तो सवाल टफ नहीं है। ये सवाल मेरे टाइम पे मुझे भी टफ लगा था, और मेरे प्रिपरेशन के थ्रू तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला था, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो एक्चुअली ये सवाल बीटेक पे बेस्ड है। बीटेक फर्स्ट ईयर में आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसमें कोरिलेसिस फोर्स आता है। ये सवाल उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे कोरिलेसिस फोर्स के बारे में थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर है कोरिलेसिस के बारे में, तो ये सवाल ऐसा उतना टफ नहीं है। बिल्कुल आप इसका समझ सकते हैं कि हाँ, ये आसान सवाल है। जब आप मैकेनिक्स के सवाल करेंगे इंजीनियरिंग में, बीटेक में, तो आपको इससे टफ टफ सवाल मिलेंगे वहां पे। बट आपको उसकी थ्योरी पता होगी तो उसमें भी सवाल हो जाएंगे, तो ये तो काफी आसान उस लेवल पे है। बट एट जेई लेवल में बात करें तो इसको टफ बोल सकते हैं। बट आई थिंक कि अभी कोचिंग वालों को ये वाला सब, मतलब ये वाला टॉपिक ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने टॉपिक ऐड नहीं किया है। मैंने बहुत जगह देखा, अभी तक कोरिलेसिस के बारे में वो नहीं पढ़ाते हैं। अगर उन जेई एडवांस में पूछ रखा है, 2 क्वेश्चन इस पे आए थे, और इसके बाद एक और ऐसा सवाल था जिसपे मतलब उसको लॉजिकल कर सकते हैं, बट उसको भी कोरिलेसिस से किया जा सकता है। तो मतलब कोरिलेसिस पे बेस्ड सवाल आ रहे हैं, तो इन्हें टॉपिक को ऐड करना चाहिए। बहरहाल हम इस टॉपिक को थोड़ा सा थियरी हम पहले डिस्कस करेंगे, तो जिसको सिर्फ सोल्यूशन जानना है इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल एंड में चले जाए। मैं टाइमलाइन दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट है। बट मैं तो यही कहूंगा कि एक बार एटलीस्ट आप इसकी थ्योरी को पढ़ें। मैं थ्योरीज को हल्के से बताऊंगा आपको, जिससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एडवांस तक के जो भी कोरिलेशन वाले सवाल आएंगे, आगे में भी हो सकता है और आ जाए, तब उससे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी थ्योरी देखिए। अगर आपको नहीं पता है, तो अगर पहले से थ्योरी पता है, आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, सीधे सोल्यूशन पे जा सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बेसिक से थोड़ा सा उठाएंगे इसको। बेसिक से क्या है कि पहले वो थोड़ा सा मैं वो एक मतलब एक क्लियर करता हूँ रास्ता कि होता क्या है। आप 8th में क्या पढ़ते हैं? 8th में आप सिंपल पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या? कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, सिंपल वो मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन के साथ, इसमें कितना एक फोर्स लगा होगा, जो कि सिंपल में फोर्स पढ़ते हैं। ना कोई सेंट्रीपिटल, ना कोई सेंट्रीफ्यूगल, ना कोई कोरोलिसिस, सिंपल एक फोर्स। देन जब हम लोग 9th में आते हैं, तो हमें सेंट्रीपिटल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है। फिर वही 9th 11th में आता है, तो फिर पूरा अच्छे से आपको, अगर एडवांस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा फील दिया जाता है कि ठीक है। उसके बाद क्या एक्स्ट्रा चीज आती है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज है। जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पता है, मैं उसको पढ़ाऊं सिर्फ ये, ठीक है, और मैं सवाल दूं सर्कुलर मोशन का, मैं पूछूं कि इस पे नेट फोर्स बताइए क्या लगेगा, तो ऑब्वियस बात उसके लिए टफ सवाल है, क्योंकि उसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जब कोई रोटेट कर रही है बॉडी। तो समझ रहे हैं बात? अगर मैं उसे बता दूं कि अगर मैं उसे सर्कुलर मोशन पढ़ा दूं, फिर मैं सवाल दूं, तो बोलेगा ठीक है ना, 2 फोर्सेस होंगे, एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ रेडियल फोर्स होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल होगा। आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा, तो उसके लिए सवाल ये आसान हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है इस सवाल में। जो जितने भी लोग सवाल को बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है। इस सवाल में क्या है? थ्योरी है कोरिलेसिस फोर्स की। क्या कोरिलेसिस फोर्स है, मैं आपको समझाता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज है, जहां पे हम सिंपल फोर्स को डील करते हैं। ये सेकंड स्टेज है, जहां पे हम सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन को कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हमें मिलता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ पे हम इसको एफ वाला भी बोल सकते हैं, जो कि हम इसको टेंजेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग होता है। क्या? जब कोई बॉडी जब कोई बॉडी लेट से रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, अगर इसके रिलेटिव में, ये थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ये थ्योरी है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेटिंग फ्रेम में अगर कोई ब्लॉक लीनियर वेलोसिटी से चले, लीनियर मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी से, सॉरी, लीनियर का मतलब कि ये ब्लॉक तो चलेगा, ऑब्वियस बात है। ये ब्लॉक चलेगा v इंटू आर से, सॉरी ओमेगा इंटू आर से, ठीक है, उसके पास वेलोसिटी होगी। बट वो वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम में नहीं, रोटेटिंग फ्रेम के अगर आप रेस्पेक्ट में देखेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के फ्रेम में क्या होगा, दोनों रेस्ट पे होंगे। मैं बोला रिलेटिव से चले, मतलब जो रोटेटिंग फ्रेम में बैठा है, अगर उस बंदे को ये ब्लॉक किसी वेलोसिटी से वी आर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे की तरफ, इस केस में आता है कोरिलेसिस कंपोनेंट। इस केस में एक एडिशनल फोर्स लगता है, कोरिलेसिस फोर्स। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि कोई सिंपल ब्लॉक चला फोर्स लगता है, जब वही ब्लॉक रोटेट करता है, तो आपने पूरी डिटेल में पढ़ा है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लगता है, इसकी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ताकि इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करता रहे, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आया। अब मैं आपको ये वाला पूरा फील दूंगा कि कोरिलेसिस कंपोनेंट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। बट अभी आपको थ्योरी समझ आई कि लगता है, ठीक है, ये चीज होती है, मतलब हम कुछ डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, वो चीजें पहले से है, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। क्या फोर्स में डिस्कवर किया? नहीं, हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, पहले से है।
क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बनाया? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बनाया नहीं, हम उस पे स्टडी कर रहे हैं। उसी तरीके से कोरिलेसिस कंपोनेंट, कोरिलेसिस फोर्स भी एक फोर्स है जो कि जब कोई बॉडी अगर रिलेटिव वेलोसिटी से किसी रोटेटिंग फ्रेम में चलती है तो उस पे कोरिलेसिस कंपोनेंट का फोर्स आता है। ये सवाल बिल्कुल उसी पे बेस्ड है कि आपका डिस्क था, आपके पास एक डिस्क था जो कि डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा था। अगर रोटेट करेगा ओमेगा से तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ब्लॉक आगे की तरफ रेडियली मूव करेगा, तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। उस लीनियर वेलोसिटी की वजह से इस पे कोरिलेसिस कंपोनेंट आएगा, जिसकी वजह से आपके पास है एक्चुअली कोरिलेसिस वाला पार्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन है, बोला रिएक्शन द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। ये वाला फोर्स क्या है? आपको नेट फोर्स निकालना है डिस्क से जो कि ब्लॉक अप्लाइड किया है। ये मुझे कैसे मिलेगा? ब्लॉक ने डिस्क पे कितना फोर्स अप्लाई किया? ब्लॉक का एक तो खुद का mg और दूसरा वो कोरिलेसिस वाला कंपोनेंट जो ब्लॉक डिस्क पे अप्लाई करेगा तो उसके अपोजिट में डिस्क ने ब्लॉक पे नॉर्मल अप्लाई किया होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ही या फिर इन दोनों का वेक्टर फॉर्म ही मेरा 16th क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन होगा एक ना एक, ठीक है, वो मैच करेगा। जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन कोरिलेसिस पे डिपेंडेंट नहीं है। 15 क्वेश्चन सिंपल, अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल तक ही ये लिमिटेड है। जो 15th पार्ट है इस क्वेश्चन के पूरे पैराग्राफ का वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक ही लिमिटेड है। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में ये क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, आपका 4 नंबर जितने का भी रहा होगा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। हाँ 16 नंबर कोरिलेसिस पे डिपेंडेंट है, अगर आपको पता होगा तभी होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है। बिल्कुल ये वैसी ही बात है, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तभी आप रोटेटरी बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है आप उसका नेट फोर्स बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल लगता है। अगर आपको पता ही नहीं है तो सिंपल बोल देंगे कि सर हमेशा एफ लगेगा, तो यहाँ पे भी सिर्फ एफ लग रहा होगा अगर होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, ठीक है, पूरा ओवरव्यू था। देन अब हम लोग पहले पहले मैं इसकी थ्योरी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कोरिलेशन सोल्व बता रहा था, फिर दोनों सवाल एक बार में सॉल्व करेंगे इंड में, तो आपको सोल्यूशन चाहिए एंड में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर तो हो जाएगा बिना इसके थ्योरी के, बट मैं एक बार पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ पहले। ठीक है, तो हमारा अभी टॉपिक आज का है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको एक चीज बताई, पहले मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ, देन हमारे पास लेट से ये रेडियस आर का लेट से कोई वो है, ठीक है, डिस्क है। अब हमें करना क्या है? आपको ये पता होगा जैसे आपने एक्सलेशन पढ़ा होगा, अभी तक आपने एक्सलेशन पढ़ा होगा सिर्फ एम बाई ए, ठीक है, सॉरी एम बाई एफ, ये नेट एक्सलेशन होता है। ठीक है, अब लेट से आपको एक चीज देता हूँ, ये आपके पास डिस्क है जिसका सेंटर बी पे है। इस डिस्क पे ये पूरी एक डिस्क है, ठीक है, ये पूरा डिस्क का मतलब है मुझे डिस्क है ना, सर्कल नहीं है, पूरी डिस्क है। इस डिस्क पे लेट से यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका लेट से मैंने पॉइंट ए मार्क कर दिया। ठीक है, इस डिस्क पे पॉइंट ए पे मेरा ब्लॉक ब्लॉक रखा हुआ है, डिस्क का सेंटर बी है। ठीक है, जो डिस्क का सेंटर ऑफ बी है, आप लेट से यहाँ पे कहीं ग्राउंड फ्रेम में खड़े हैं, आपको क्या क्या आपके पास क्या क्या दिख रहा है? आपको बी पॉइंट दिख रहा है, आपको ए पॉइंट दिख रहा है। क्या बी पॉइंट के पास भी एक्सलेशन हो सकता है? मे भी हो सकता है। मेरे पास कोई डिस्क है, मैं उसको डिस्क को रोटेट करके फेंक दूं, तो इसके पास क्या होगा? एक तो रोटेट करेगा, साथ में जो मैंने फेंका क्या वो वाला एक्सलेशन भी इसके पास होगा? तो बी पॉइंट पे भी एक्सलेशन हो सकता है। हाँ, अगर बी को फिक्स्ड कर रखा है तो एक वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरा आपको एक्चुअल वो फॉर्मूला लिखाऊंगा जो कोरिलेशन पार्ट है, आपको बीटेक का काम आएगा मैकेनिक्स में। बीटेक के मैकेनिक्स में बस एक ही चीज एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन फोर्स। एज इट इज आपका मैकेनिक्स जो डिट्टो जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आप एडवांस बीटेक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बीटेक में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको फिर से वही चीजें बीटेक में पढ़ाई जाएंगी, तो आपका बीटेक फर्स्ट ईयर इसलिए चिल रहता है काफी। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको। इसका नेट फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे एक्सेलरेशन ऑफ ए, कि मतलब कोई बंदा जो बाहर बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए इन द ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट तो लगा नहीं रखा, अगर मैं स्लैश करके लगाता कि मैं बोलता तो किसी के रिस्पेक्ट में होता, बट यहाँ पे क्या है? ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए या फिर ब्लॉक ए इन द ग्राउंड फ्रेम, दिस इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी मतलब कि जो भी एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा, पहले तो हम फ्रेम वाइज फ्रेम मूव करेंगे, पहले ग्राउंड फ्रेम में थे, ग्राउंड फ्रेम से हम डिस्क के फ्रेम में जाएंगे, डिस्क के फ्रेम में कैसे जाएंगे? डिस्क के पास क्या क्या एक्सेलरेशन होगा? जो भी डिस्क के सेंटर के पास एक्सेलरेशन होगा वो एज इट इज ब्लॉक को पहली बार ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं पहले जो ये लिफ्ट है पहले उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन देखूंगा ना। लेट्स से लिफ्ट मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो रही है, तो जो यहाँ पे बंदा खड़ा है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट होगा। आ रही बात समझ में? वही चीज है कि मेरी अगर डिस्क अगर वो एक्सेलरेट हो रही है
वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो तो या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जो कुछ भी एक्सीलरेशन हो, अगर उसके पास कुछ एक्सीलरेशन हो तो एज इट इज वो ए के पास ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ए मेरा बी पे ही बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब बी वाले इसके पे ही बैठा हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, सॉरी सेंटर जो भी डिस्क है, और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये फिक्स, ये जीरो है, ये वाला चीज जीरो है, क्योंकि उन्होंने सेंटर को फिक्स कर दिया है। जहाँ पे सेंटर है मूव नहीं कर रहा, सेंटर सिर्फ रोटेट कर रहा है, मतलब डिस्क अपने ही पोजीशन को रोटेट कर रही है। मैं ऐसा नहीं कि डिस्क ऐसे जा रही है, डिस्क रोटेट भी कर रही है और चल भी रही है, ऐसा नहीं है। एक्सलेट भी कर रही है, ऐसा नहीं है। डिस्क आपका एक ही जगह पर रोटेट कर रही है कांस्टेंट ओमेगा, मतलब इसके पास अल्फा भी नहीं है। सारी बात समझ में। तो पहले मैं आपको नेट फॉर्मूला लिखा देता हूँ। एक्सलेशन ऑफ बी प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा क्रॉस आर। ये ओमेगा डॉट क्या है, ओमेगा डॉट को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट, आपने अल्फा पढ़ा होगा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। डॉट का मतलब है, जब भी किसी पैरामीटर को हम डॉट लगाते हैं, इसका मतलब उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आपको इंजीनियरिंग में पता चलेगा, आई थिंक ट्वेल्थ में भी बहुत लोगों को बता दिया जाता है, ठीक है। डॉट लगाने का मतलब है कि डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अल्फा। ये क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। ये देखिए देखिए अल्फा क्रॉस आर, तो क्या सिंपल बात नहीं होगी, जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी था पहले मैंने वो ऐड किया, देन अब बी के रोटेशन के कारण, मतलब जो सेंटर पे मेरा डिस्क रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन का जो टिप पे बैठा होगा, इसके पास दो एक्सप्रेशन आएंगे। एक तो टेंजेंशियल जो कि अल्फा क्रॉस आर होता है, एक तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जो भी होगा, ठीक है। अल्फा क्रॉस आर ये हो गया, देन प्लस आपको ये पता होगा ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस आर। अगर आप इसको करके देखिए मल्टीप्लाई, देखिए कितना आ रहा है। लेट से मेरा डिस्क लेट से ओमेगा से लेट से रोटेट कर रहा है, ठीक है। हालांकि उस क्वेश्चन में जो अभी एडवांस में था, उसमें ये क्वांटिटी भी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि अल्फा भी नहीं है उसके पास, ओमेगा डॉट जीरो है ना, ओमेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी स्मूथ कर रहा था, ये भी जीरो, ये भी जीरो है। इस वाले कंपोनेंट को देखते हैं। ये वाला क्या है, ओमेगा क्रॉस आर। अगर ओमेगा ऐसे मूव कर रहा है तो ओमेगा अपवर्ड, देन ओमेगा क्रॉस आर इस तरफ जाएगा, देन ओमेगा क्रॉस आर इस तरफ। क्या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट जैसा आपको दिख रहा है पीछे की तरफ, मतलब ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा आपने पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड है ये। देन प्लस ऑफ, पांच कंपोनेंट इसके पास होते हैं, मैं तीन लिख दिया। देन आएगा आपके पास एक कोरिलेसिस का कंपोनेंट आएगा, फोर्स आएगा, जिसको लिखते हैं टू टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, सब कुछ ओमेगा वेक्टर में होगा ना आपके पास डायरेक्शन के हिसाब से। क्रॉस इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इनको, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्शन भी मिलेगी ना। वी रिलेटिव, अब ये वही वी रिलेटिव है कि अगर कोई पार्टिकल यहीं पे रेस्ट पे है, मतलब मूव तो नहीं, सिर्फ वो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, तो वी आर से इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी कुछ भी। क्यों, क्योंकि जो बंदा यहाँ बैठा है उसके लिए तो रेस्ट पे जाएगा ना, जो ग्राउंड पे होगा उसके लिए भी ये वी ओमेगा इनटू आर से जा रहा होगा। बट अगर ये यहाँ पे मूव भी करने लगे आगे की तरफ, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा है, जो जो यहाँ पे बैठा होगा सेंटर पे, उसके लिए भी चलेगा ब्लॉक, तब हम उसको वी रिलेटिव बोलेंगे। वी रिलेटिव का क्या मतलब है, लिख देता हूँ, वी रिलेटिव इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में, मतलब जो सेंटर पे बैठा है रोटेटिंग फ्रेम में जो है, रोटेटिंग फ्रेम में जो है, उसके रेस्पेक्ट में ए के पास क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। देन एक लास्ट कंपोनेंट बचता है एरेल। एरेल का क्या मतलब है, ये रिलेटिव कंपोनेंट मतलब जो बी पे बैठा है, जो बी पे बैठा है वो एक एक्सेलरेशन क्या देखता है, क्योंकि जो बी पे बैठा होगा उसके लिए भी कुछ ए ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेट्स से कोई यहाँ पे फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट करवा रहा हो, या फिर इसके पास कोई एडिशनल एक्सेलरेशन हो बी के फ्रेम में, मतलब रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए पे भी एक्सेलरेशन ऑफ ए हो सकता है, तो वो क्वांटिटी यहाँ पे है। अब अगर आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा दूं, थ्योरी आपको इतनी क्लियर हो गई आई थिंक। देखिए आपने यहाँ तक, ये आपको दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। ये कोरिलेसिस कंपोनेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में। ये वो क्वेश्चन आपको पढ़ लेते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, वैसे बोल सकते हैं जो एक्सेलरेटिंग ना हो ना, जो मतलब फिक्स हो, ग्राउंड की तरह हो। और नॉन इनर्शियल मतलब कि जो ऑलरेडी मतलब मोशन में हो ना, जिसके पास कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो, ऐसा बोल सकते हैं। Inertial frame of reference is called a non-inertial frame, is called a non-inertial frame of reference. Coordinate system fixed on a circular disc rotating about the fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame of reference. क्यों, रोटेट कर रही है ना मेरी डिस्क ओवरऑल इस फिक्स्ड पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो दो चीज पता चल गई, क्या क्या, कि एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, जीरो। जो मेरा बी पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ द डिस्क है, वो तो रोटेट नहीं कर, मतलब वो तो मूव नहीं कर रहा ना, वो फिक्स्ड हो गया, तो वो जीरो हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है यहाँ पे, तो मतलब कि ओमेगा डॉट यानी कि अल्फा, क्या ये भी जीरो हो गया, हाँ ये भी जीरो हो गया।
इज एन एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो बता दिया। बट द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ रोटेशनल एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल मास m मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क, मतलब कि जो एफ रोटेशनल है ना, ये क्या है, उन्होंने एफ रोटेशनल को बताया, आपको फॉर्मूला लिख के दिया है वही कोलिसिस वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एफ रोटेशनल है एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल मास m मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क एंड द फोर्स एफ इन, मतलब कि जो एफ रोटेशन है वो वाला फोर्स है कि जो रोटेटिंग फ्रेम में जो इंसान बैठा है, जो रोटेटिंग फ्रेम में ऑलरेडी जो डिस्क है, उस फ्रेम में जो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ रोटेशनल है। तो बताइए क्या ये रिलेटिव वाली की बात कर रहा है? अगर आपको एक बात समझ आए, एफ रोटेशनल इज नथिंग बट एफ रिलेटिव, मतलब कि रिलेटिव बोल सकते हैं ऐसे कि जैसे उन्होंने बोला कि जो रोटेशनल है वो है कि ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है डिस्क के फ्रेम में। मैंने देखिए साफ साफ बोला ना, रोटेटिंग डिस्क के फ्रेम में मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क, जो रोटेटिंग डिस्क है उसके हिसाब से ब्लॉक एम पे क्या फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं सिंपल बोल सकता हूँ जो एफ रोटेटिंग है इट इज नथिंग बट मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन, ए रिलेटिव, क्योंकि यही वाला तो फोर्स होगा कि जो ये वो वाला फोर्स है जो रोटेटिंग फ्रेम में बैठा है, रोटेटिंग फ्रेम के हिसाब से ब्लॉक ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड द फोर्स एफ इन एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि जो बंदा बाहर खड़ा है, बाहर यानी कि ग्राउंड फ्रेम में, उसको रोटेटिंग डिस्क से कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक ए पे उसको उन्होंने एफ इन बोला है। बताइए जो ये वाला एफ इन फोर्स है ये क्या होगा, मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन लूंगा, जरा बताइए यहाँ से फटाफट, यहाँ से कौन सा एक्सेलरेशन लूंगा। तो रोटेटिंग फ्रेम में रिलेटिव फोर्स था तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लिया, अभी ग्राउंड फ्रेम में ग्राउंड फोर्स है तो ग्राउंड एक्सेलरेशन लूंगा। ग्राउंड एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए, जो कि यहाँ पे ब्लॉक ए है, एक्सेलरेशन ऑफ ए मैंने बोल रखा था, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, एफ इंटू एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था, रेफरेंस आर, नो 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 नो, ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया था हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब जरा देखिए जो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है ना, अब ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोचिंग वालों ने ये नहीं पढ़ाया कोलिशन फोर्स, तो इसलिए ये सवाल उन्होंने पैसेज में दिया कि मे भी अगर कोई ये चीज ना पढ़ा हो तो उन्होंने दे दिया। पर हालांकि थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करना मतलब थोड़ा-सा सही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को कोरिलेसिस चीज़ को एक ऐसा बड़ा चीज़ है कि उसको 2-3 लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है? एक एक मतलब एक आधे घंटे का चीज़ नहीं है, 2-3 लेक्चर में आप बीटेक में कवर करेंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सिंपल एक पैराग्राफ पढ़िए, इस पैराग्राफ को पढ़िए और ये फॉर्मूला आपको दे दिया, मतलब जो आपको फॉर्मूला मैंने दिखाया है, इसमें कुछ चीज़ें ज़ीरो होंगी ना, अभी मैं दिखाऊँगा, तो ये फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी पूरी डिटेल फील आप खुद से समझ पाएँ और इस सवाल को सॉल्व कर पाएँ। थोड़ा-सा मतलब जस्टिस नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं, बट ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता, आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, क्या ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं? ये फॉर्मूला देखिए अभी तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे, मैं फॉर्मूला को सीधे वहाँ पे अपने फॉर्मूले से लिख के दिखाता हूँ कैसे। जरा बताइए हमने क्या-क्या लिखा? इस इस पूरे इक्वेशन को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँगा, बताइए क्या होगा? क्या मुझे हर जगह फोर्सेस मिल जाएँगे? एम इंटू ए ए, ये क्या है? एफ इन दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए बी, ये तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बी, मतलब कि जो सेंटर है क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं, वो फिक्स्ड है, ये क्वांटिटी जीरो हो गई। प्लस अल्फा इंटू आर, क्या मेरा ओमेगा अल्फा है कुछ, जो सेंटर जो रोटेट कर रहा है डिस्क का उसके पास कोई अल्फा है? नहीं है, ठीक, अल्फा नहीं है, तो ये क्वांटिटी भी जीरो हो गई। अब ये भी जीरो हो गई। ये क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, इसको एज इट इज लिख लीजिए, ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ये ओमेगा भी हमारे पास नोन है और आर भी नोन है, तो ये जीरो तो नहीं होगा। प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी रेल, क्या ये भी जीरो है? नहीं, ये भी जीरो नहीं है। टू ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा भी है और वी रेल भी आएगा जब वो पार्टिकल, क्योंकि वहां पे कोई बाउंडेड फोर्स ब्लॉक एक हो जो वहां पे मास को रोकने के लिए कुछ है नहीं, ग्रू में है ना, वो ग्रू में तो स्लाइड कर सकता है ना अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, तो वहां पे वी रिलेटिव हो सकता है। प्लस अच्छा मैं यहाँ पे मास को मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, यहाँ पे मैं मास का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जीरो प्लस एम, ठीक है, ये पूरा फोर्स वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, मास से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस ऑफ 2 टाइम्स m, ये तो कांस्टेंट है, अंदर ये पूरा वेक्टर क्वांटिटी है। देन प्लस m इंटू एरियल, m इंटू एरियल क्या था अभी मैंने बताया था, एफ रोटेशनल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोल रखा है जो रोटेशनल फोर्स है वो क्या है कि जो रोटेटिंग फ्रेम है जो आपका डिस्क उसके रेस्पेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है। जरा आप अपने फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूले में एफ रोटेशनल उन्होंने निकाल रखा, तो मैं भी निकाल देता हूँ एफ रोटेशनल।
एफ रोटेशनल यहाँ से क्या आ जाएगा, जो एफ रोटेशनल आ जाएगा सिंपल आ जाएगा एफ इन, ठीक है। अब ये वाली क्वांटिटी मैं इस तरफ लाऊंगा लेफ्ट साइड में, क्या नेगेटिव हो जाएगा, मैं इसको माइनस टाइम्स ऑफ एम जो कि कांस्टेंट है ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने चीज वेक्टर में पढ़ी होगी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो लेट्स से इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, तो ए क्रॉस बी, अगर मैं माइनस को हटाना चाहूँ क्योंकि फॉर्मूले में देखेंगे तो आपका माइनस नहीं है, उन्हें इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको बी क्रॉस से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इस क्वांटिटी को पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फिर मैं इसका यूज करूंगा, माइनस ऑफ टू एम ओमेगा क्रॉस वीरेल, ठीक है ऐसा है। बट फॉर्मूले में माइनस नहीं है, आप देखेंगे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं एफ रोटेशनल एग्जैक्ट फॉर्मूले वाला लिखूं यहाँ से, क्या आ जाएगा एफ इन, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस को मैं हटाना चाहूँ तो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्वांटिटी वेक्टर, मैं बोल सकता हूँ प्लस ऑफ एम, जो ए क्रॉस बी मैं उसको बी क्रॉस ए बोल दूं, बी क्रॉस ए का क्या मतलब है, इसको उलट दूं, मतलब ओमेगा क्रॉस आर पहले ले लूंगा ये वाला वेक्टर, देन क्रॉस कर लूंगा ओमेगा से, सॉरी ओमेगा से, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे अगेन सब नेगेटिव है, नेगेटिव को हटाने के लिए फिर से रिवर्स मार दूंगा, प्लस ऑफ टू एम इंटू ओमेगा क्रॉस वी रेल। अब जरा आप वो जाके फॉर्मूला देखिए, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला वहाँ पे लिखा है, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला लिखा है, देखिए आई थिंक दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा मतलब छोटा है, पर ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। देखिए एफ रोटेशनल बोला है, एफ इन मैंने भी लिखा है, प्लस मैंने पहले ये क्वांटिटी लिखी है एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ओमेगा क्रॉस ओमेगा, सब पे वेक्टर लगा रखा है मैंने, ऐसे बता दें वेक्टर क्वांटिटी है, और प्लस ऑफ टू एम जो कि मैंने आपको प्रोसेस वाला फर्स्ट बताया था, वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, यहाँ पे आइए, वी रोटेशनल, वी रोटेशनल मतलब वही, मतलब रोटेशनल जो उन्होंने जितना बार उन्होंने रोटेशन का यूज किया, मतलब वो रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव बोलिए या फिर रोटेशनल बोलिए। देखिए मैंने बोला था ना ए रेल को मैंने एम से मल्टीप्लाई करके एफ रेल या फिर एफ रोटेशनल बोलूं, तो वही चीज है ओमेगा, वी रेल बोलिए फिर वी रोटेशनल बोलिए, मैं लिख देता हूँ, वीरियल इज नथिंग बट वी रोटेशन, वी रोटेशन का मतलब है कि रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसके पास क्या वेलोसिटी, तो रिलेटिव के क्या मतलब है यहाँ पे, जो ब्लॉक मेरा स्लाइड कर रहा है अराउंड द ग्रुप, वो रोटेटिंग फ्रेम में कितने वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वही बात कर रहे हैं, टू एम वी क्रॉस वी रोटेशनल। देखिए ये चीज लिखी हुई है क्या, वी रोटेशनल, अच्छा मैंने आई थिंक गलत कर दिया है, मैंने इसको एज इट इज यहीं पे उठा दिया है, इसको उल्टा करना था, नेगेटिव मैंने हटाया, तो वी रेल या फिर वी रोटेशनल कुछ भी बोल दीजिए क्रॉस ओमेगा, क्योंकि इसको मैं उल्टा करूंगा ना नेगेटिव हटाने के लिए, ये फॉर्मूला आपको गिवन था। अब सोचिए ये फॉर्मूला क्या है, एडिशन ये भी गिवन होने की जरूरत थी नहीं, अगर आपको कोरिलेसिस के बारे में पता है तो आपको ये वाला इक्वेशन पता होगा। इस इक्वेशन देखिए मैंने बिना इक्वेशन को देखे फॉर्मूला ये मैंने डिराइव कर दिया, क्यों, क्योंकि यहीं से आ रहा है सारी चीजें, तो वो चाहता है वो सीधे आपको फॉर्मूला दे दिया बिना कोई फील दिए, वो चाहता है कि आप ये पूरी चीजें समझ के आप मुझे आंसर बता पाए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया है, मैं आपको चीजें बता देता हूँ क्या है, ये है रिलेटिव फोर्स, मतलब कि रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर रोटेटिंग फ्रेम में मैं बैठ जाऊं तो एक्सलेशन ऑफ द जो ब्लॉक होगा उसके पास क्या होगा, किधर किधर होगा, ठीक है। ये है इनर्शियल फ्रेम में, मतलब कि ग्राउंड फ्रेम में नेट फोर्स क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम में नेट फोर्स कैसे मिलेगा, उस पार्टिकल के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसका समीशन सिंपल, ये क्या है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आप करके देखें एम ओमेगा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ओमेगा ऊपर ओमेगा क्रॉस आर आगे है, आर इस तरफ, तो ये वाला वेक्टर इधर हो गया, देन इसका इधर ओमेगा हो गया, तो ओमेगा तो इस साइड हो गया है, सॉरी ओमेगा ऊपर है आर आगे है, तो ओमेगा क्रॉस आर हम अंदर आ रहा है इनसाइड द प्लेन, देन इस वाली डायरेक्शन को ओमेगा से अगेंस्ट मल्टीप्लाई करना, तो ओमेगा तो था ना मेरा, ये वाला ओमेगा है, ये ओमेगा क्रॉस आर ये है, ओमेगा ये है, तो अगेंस्ट क्रॉस प्रोडक्ट आउटवर्ड, ये पूरी क्वांटिटी क्या है आउटवर्ड ओमेगा स्क्वायर आर, डायरेक्शन मैंने बता दिया आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर, एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आउटवर्ड, ये क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये वाला क्या है, ये वाला आपको नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने इसके बारे में नहीं पता, यही है कोरिलेसिस कंपोनेंट। अगर आप इसको समझे तो कैसा है, ये बोला है वी रिलेटिव, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन से दिखाऊं कि होगा कैसा, जरा समझिए कि आपका ग्रू ऐसा है, ब्लॉक ऐसा है, और ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाला पार्टिकल आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि मेरा जो फोर्स आ रहा है आउटवर्ड की तरफ आ रहा है ना, ये वाला पार्टिकल आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, इनिशियल तो वेलोसिटी जीरो थी, बट आफ्टर सम टाइम टी इसके पास आउटवर्ड रिलेटिव में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी इस रोटेटिंग फ्रेम में,
तो वी रिलेटिव तो आगे हो गया रोटेशनल, क्रॉस ओमेगा, ओमेगा किस साइड है, ओमेगा मेरा अपवर्ड है ना, ये प्लेन ओमेगा है, देखिए आउटवर्ड ऑफ द प्लेन आ रहा है इस तरफ, मतलब कि क्या इस तरफ आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा 2m v ओमेगा, ये मैंने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड क्यों ले लिया, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बता रखी है। तो मुझे बताइए, जो वहां पे अगर मुझसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाएगा तो क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये वाला ब्लॉक इस ग्रुप पे, ग्रू ऐसा है, इनसाइड द ब्लॉक है, इनसाइड द ब्लॉक है, ग्रू ऐसा है, जब ये ओमेगा से इस तरफ रोटेट हो रहा है ना, ब्लॉक इस ग्रू के इस साइड पे, ये वाली जो साइड है, इस साइड पे कोरिलेसिस फोर्स लगा रहा है, कोरिलेसिस फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स जो मैंने अभी आपको बताया, कोरिलेसिस फोर्स लगा रहा है, जितना ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा, क्या उतना ही ये ग्रू इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि शुद्ध एक्सलेट हो नहीं रहा, तो कांटेक्ट है ना, तो जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये वाला प्लेट, ये वाला जो साइड है ग्रू का, वो ब्लॉक पे उतना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो जो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा लेट्स से N1, वो किसके बराबर होगा, 2m v क्रॉस r, 2m v ओमेगा। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा, ग्रू ऐसा है, ये नीचे पूरा डिस्क है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, ठीक है, ब्लॉक जो रखा है तो नीचे से भी एक mg आ रहा होगा, यहाँ से mg जा रहा है, जो नीचे की प्लेट है वहां से एक नॉर्मल आ रही होगी, मतलब यहाँ पे अगर मैं डॉट करके दिखाऊं, डॉट से एक ऐसे, क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म है आउटर टू द प्लेन, डॉट से करके दिखा दो एक N2, मतलब ये दो नॉर्मल रिएक्शंस मुझे पूछे गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ तक पूरी थ्योरी खत्म हो चुकी है। आता है पहले क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आधा क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। तो इस पैराग्राफ में तो मैं आपको पूरा कोरिलेसिस फोर्स के बारे में समझा चुका हूँ, कैसे यूज लेते हैं, कैसे करते हैं, आपको बता भी दिया कोरिलेसिस फोर्स लगता है कैसा। अगर आप यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको समझ आएगी, जो कोरिलेसिस फोर्स है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी ऑर्थोगोनल है। कैसे, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है, कि जिनके बीच क्रॉस हो रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वी रोटेशन मेरी वी रिलेटिव थी, इसका क्रॉस हो रहा है ओमेगा के साथ, मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी क्रॉस होने के बाद, ये वी रोटेशनल के भी परपेंडिकुलर होगी, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगी। देखिए ओमेगा यहाँ पे कैसा था, इस पॉइंट पे ओमेगा आउटवर्ड टू द प्लेन था ना, इसके भी तो परपेंडिकुलर ही है ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे, जो अगर मैं इसको शिफ्ट कर लूँ यहाँ पे, इसके भी तो परपेंडिकुलर ही है। जो आपका जो कोरिलेसिस कंपोनेंट है, जो कोरिलेसिस फोर्स है ना, वो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। वी रिलेटिव आगे की तरफ है, इस तरफ भी रिलेटिव है ना, उसके भी परपेंडिकुलर है, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है। तो कभी भी आपको अगर कोरिलेसिस फोर्स पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ कोरिलेसिस फोर्स पूछे, तो आप ये बता सकते हैं 2mv क्रॉस ओमेगा। अगर वो सिंपल एक सवाल दूं तो आप इस पे सवाल कर भी सकते हैं, मे बी एडवांस ऐसे सवाल आ भी सकते, क्योंकि उन्होंने पूछ रखा है, तो मे बी आगे भी पूछ ही ले, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो आगे भी इस सवाल को पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, लेट्स से आपको एक सवाल देता हूँ, कि मान लीजिए मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, मेरी डिस्क है, लेट्स से वो 10 मीटर 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड से वो लेट्स से कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये जो मेरा ब्लॉक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये रिलेटिवली लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से ये किसी कारणवश आगे की तरफ मूव कर रहा है, स्लिप हो रहा है। क्या ये रोटेटिंग फ्रेम में चल रहा है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में अगर मैं देखूंगा, तो रोटेटिंग फ्रेम में इसके पास सिर्फ और सिर्फ इस तरफ वेलोसिटी आनी चाहिए थी, वो भी ओमेगा इनटू आर, जो कि ग्राउंड फ्रेम में इधर से होनी चाहिए, और रोटेटिंग फ्रेम में तो कुछ भी नहीं होगी। अगर रोटेटिंग फ्रेम में मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूं, तो ये रोटेट करेगा रोटेटिंग फ्रेम के साथ, उसके रेस्पेक्ट में तो जीरो वेलोसिटी होगी ना। बट मैं ये बता रहा हूँ रिलेटिव, मतलब कि ये रोटेटिंग फ्रेम में 2 मीटर पर सेकंड से आउटवर्ड मूव कर रहा है, मतलब जो बंदा यहाँ पे बैठा होगा उसको दिखेगा कि ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से आपके आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं, यहाँ पे एक सवाल पूछ लेता हूँ, कि मुझे बताइए कोरिलेसिस फोर्स कितना होगा, कोरियोलिस फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे, तो बताइए कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या बोलता है, 2m v क्रॉस ओमेगा, यही तो था कोरिलेसिस कंपोनेंट। तो निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको इसका एनिमेशन दिखा दूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखिए तो कितना आ जाएगा, इसका मास तो m है, v दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन किधर होगी, तो v आगे की तरफ है, ओमेगा अपवर्ड है, क्या कोरिलेसिस फोर्स इस तरफ आ रहा है, जो एफ कोरियोलिसिस है इस तरफ आ रहा है, हाँ भैया इस तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ब्लॉक को, अगर यहाँ से किसी ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड से लॉन्च करेंगे आगे की तरफ ना, इस पे एक कोरिलेसिस फोर्स आएगा, जो कि इसको आगे नहीं जाने देगा। क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर है,
इसके पाथ को डेविएट करेगा कैसे, इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा। आ रही बात समझ में, कोलिसिस फोर्स कितना अजीब मतलब कितना बड़ा चीज है। आपने इसको प्रोजेक्ट किया था आगे की तरफ ऐसा, बट ड्यू टू दिस कोरिलेसिस फोर्स ये क्या है, बी क्रॉस ओमेगा, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी की और ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा तो मेरा आउटवर्ड था, क्योंकि मेरा आउटवर्ड दे रखा है डॉट से, ओमेगा आउटवर्ड है। अब हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी यहाँ है तो कोरिलेसिस फोर्स यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे भी ऐसे है तो कोरिलेसिस फोर्स ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे भी ऐसे है तो कोरिलेसिस फोर्स ऐसे आएगा, देन इस पॉइंट पे भी ऐसे तो कोरिलेसिस फोर्स ऐसे आएगा। क्या एक सेंटर को मान के डेविएट हो जाएगा बिल्कुल ऐसा। मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में ना, को ये क्रिटिकल नॉलेज दे जाए। आपको दिखाता हूँ एनिमेशन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैंने लिया, लाया तो था एक था मेरे पास। हम्म, है ना? नहीं, आपको आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ एक कोरिलेसिस फोर्स का एग्जांपल, देखिए। ये बंदा क्या है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। अच्छा, कोरिलेसिस फोर्स ना बड़ी अच्छी चीज है। हेलो, हाँ, कोलिसिस फोर्स अच्छी चीज क्या है कि आपके जितने जो ये साइक्लॉइड जो मतलब ये चक्रवात वक्रवात होता है ना, देखा होगा, ये जियोग्राफिकली मतलब काफी मैटर करता है कि जो बड़े सी लेवल पे आप देखेंगे तो वहां पे जो भी होता है आपका जो साइक्लॉइड आता है, इन्हीं फोर्सेस की वजह से आता है, क्योंकि आपका अर्थ तो रोटेट कर रहा है, रिवर चल रही है वेलोसिटी से, तो वहां पे कोलिसिस फोर्स के कारण उसके हर एक पार्टिकल पे इतने ऐसे पूरा एक मतलब राउंड में वो पार्टिकल को डेविएट करता था, जो जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को डेविएट करेगा पूरा पूरा एक साइक्लॉइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी अगर आप पढ़ेंगे बीटिंग में अच्छे से, यहाँ पे डायरेक्शन भी जो जियोग्राफिकल लेवल बात करें तो इसका डायरेक्शन हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नॉर्थ साइड में किस तरफ का साइक्लॉइड बनेगा, साउथ साइड में किस तरफ का साइक्लॉइड बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट कर पाया ना कि ये पार्टिकल इस तरफ डेविएट होगा नीचे की तरफ। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये वाला। इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर रखना चाहूँ, डायरेक्शन लेट से मैं ये वाला रखता हूँ, नहीं, डायरेक्शन रखता हूँ, इसमें यहाँ पे फायर करता हूँ, देखिए ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मैं फायर करूंगा देखिए कैसा होगा। देखिए फायर करा मैंने, देखिए डेविएट हो रहा है। क्यों डेविएट हो रहा है? ड्यू टू कोरिलेसिस फोर्स। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे कोरिलेसिस फोर्स नहीं होता तो जब उसने हिट करा है ना, जो पुल बॉल थी, जब उसने हिट करा बॉल को तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, क्या वो स्ट्रेट गया? नहीं, वो अपने पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था बोर्ड पे कि मैंने 2 मीटर पर सेकंड वर्सेस उसको स्ट्रेट वर्टिकल में वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल में, बट ड्यू टू कोरिलेसिस कंपोनेंट वो एक आर्क में डेविएट होके गया। क्यों? क्योंकि जो कोरिलेसिस फोर्स है ऑलवेज वी के परपेंडिकुलर होगा और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा, तो वी के परपेंडिकुलर ऑलवेज हम डायरेक्शन बता पा रहे हैं कोरिलेसिस फोर्स का, उसके कारण पार्टिकल डेविएट होके जा रहा है। तो ये डेविएशन ही है जो यहाँ पे बॉल में सिमुलेशंस में दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पेन से ड्रॉ करके दिखाया, आपको शायद उतना फील ना हुआ हो कि आप पेन से तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, बट सिमुलेशन आपको समझ आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ मैं। ये चीज साइक्लोइड्स के लिए होती है, मतलब जो चक्रवात जो आते हैं ना, जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ ऐसे से रोटेट कर रही है, नॉर्थ में और साउथ में ये दोनों अलग तरीके से डायरेक्शन होंगी ना, ओमेगा और रिलेटिव वेलोसिटी, इनके हिसाब से हम क्रॉस प्रोडक्ट करके हम जो साइक्लॉइड है, साइक्लॉइड भी तो ऐसे बना जो एक पार्टिकल ऐसे डेविएट हो रहा है। और जरा सोचिए कि बहुत सारे पार्टिकल्स है वाटर के, मॉलिक्यूल्स है ना, जो वाटर से पूरा एक लेवल है, क्या हर एक मास होगा, वाटर में भी तो मास है, उन मासेस पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगे एक एक ही डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, पूरा का पूरा वाटर एक वे ले लेगा, रोटेशन का, ठीक है, जब रोटेशन का वे ले लेगा बहुत भयानक भयानक चक्रवात बनते हैं। इनकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एज डिपेंडिंग ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। उस बेसिस पे कोरिलेसिस फोर्स डिफाइन, कोरिलेसिस फोर्स की हेल्प से हमें बता पाते हैं कि हमें डायरेक्शन तो ओमेगा पता है ना अर्थ की, और हम वेलोसिटी निकाल के हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं डायरेक्शन ऑफ द साइक्लॉइड। आई थिंक ये एनिमेशन सही था, अगर आप देखना चाहें एक बार और देख सकते हैं इसको, अच्छा लग रहा है मुझे भी थोड़ा। लेट मी रीशेप दिस पेज वंस अगेन।
सॉरी, रीसेट का ऑप्शन वहाँ पे था। ऐसे देखिए आप इन्होंने बता भी रखा है, ये देखिए। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। मे बी हाँ, दिख रहा है ना? ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए कुरेसिस इफेक्ट जावा लैब नाम का एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ना इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं ओवरऑल एनिमेशन। देखिए आगे आएगा कुरेसिस इफेक्ट के नाम पे। देखिए इन्होंने पूरा बता रखा है ना? एक्चुअल डायरेक्शन मतलब वाटर की ऐसी थी, है ना? यहाँ पे कोरिलेसिस फोर्स आ रहा है, यहाँ पे डेविएशन इस तरफ हो रहा है, मतलब आप नॉर्थ पोल में अपवर्ड जाए तो देखिए कोरिलेसिस फोर्स इस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड जाए तो कोरिलेसिस फोर्स इस तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि वी रिलेटिव चेंज हो रहा है, वी रिलेटिव इधर इधर है और नीचे की तरफ है। इसके कारण इस तरफ जो साइक्लॉइड बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसे रोटेशन करता हुआ। और जो इस तरफ साइक्लॉइड बनेगा अपवर्ड में, वो इस तरीके से रोटेशन करेगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी। तो हम लोग इसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं साइक्लॉइड्स के लिए। एक सेकेंड, और क्या इन्होंने बता रखा है? हाँ, वही देखिए पूरा बता रखा है कैसे यहाँ पे सर्कुलेट बन रही है ना, यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं पोलर स्टेलिंग। हालांकि ठीक है, डॉक्यूमेंट्री आप पढ़ लीजिएगा। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं वापस से। एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे ये, क्योंकि अगर मैं इसके ओमेगा डायरेक्शन चेंज कर दूं ना, चेंज करने का ऑप्शन है क्या? ओमेगा की डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन, नहीं ओमेगा तो नहीं दे रखा। अगर मैं इसकी ओमेगा डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, ये पार्टिकल ऐसे डेविएट होगा। अभी मैं आपको बोर्ड पे लाता हूँ, पहले बोर्ड पे अच्छे से समझ आएगा। थे आपको ये तो समझ आ ही गया है कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा, अगर लेटेस्ट अज्यूम कि ओमेगा जो अभी ओमेगा आइसोलेट कर रहा था, तो डॉट प्रोडक्ट कोड की तरह, सॉरी ओमेगा कोड की तरफ आ रहा था। इसी क्वेश्चन में आप ऐसा बोलिए, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें मैंने ओमेगा को डाउनवर्ड दे दिया, क्रॉस क्रॉस दे दिया कितने से, 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड से। और सेम क्वेश्चन है, ब्लॉक मेरा इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, क्या एक्चुअली में स्ट्रेट जाएगा? नहीं, मैंने प्रोजेक्ट इसकी वेलोसिटी रिलेटिव तो आगे की तरफ ही है, बट एक्चुअली जब मैं इस पे कोरिलेसिस फोर्स निकालूंगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स जैसे सेंट्रीफ्यूगल होता है फोर्स, उसी तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम में, से नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसी तरीके से आपके पास ये सब क्या है, कोरिलेसिस एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमें एडवांस में दिखाया गया, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कोरिलेसिस किधर आएगा बताइए? अगर मैं यहाँ पे एफ कोरिलेसिस निकालूं, सिंपल सिंपल मैग्नीट्यूड लिख लूं, 2m, ओमेगा है 10 और वेलोसिटी है 2। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। तो वेक्टर बोलता है v, v आगे की तरफ है, इस बार ओमेगा नीचे है, तो v आगे की तरफ, ओमेगा नीचे। देखिए इनटू द प्लेन, मतलब कि इस तरफ आ रहा है अपवर्ड, इस बार इस तरफ आया कोरिलेसिस फोर्स। अभी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आया फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन हल्की सी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। देन यहाँ पे भी रिलेटिव ऐसा, और ओमेगा तो अभी भी नीचे ही रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट इनटू द प्लेन, तो ये बिल्कुल ऐसे अपवर्ड आएगा इस तरफ, वे इस तरफ आएगा, देन यहाँ से इस तरफ आएगा, देन इस तरफ, देन इस तरफ, क्या पार्टिकल ऐसे डेविएट होगा। तो यही बोला कि यहाँ पे ऐसे जो साइक्लॉइड्स है कैसे बनेगी, जो इसके नीचे वाले साइक्लॉइड्स हैं वो ऐसे बनेंगे, ऐसे चक्रवात आता है, और जो ऊपर वाला है वो इस तरफ से आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अरे बात समझ में? तो ये बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे बीटेक में, यहाँ पे उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप ये चीजें को आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आप पूरा याद रख सकते हैं, ये वाली चीज समझ सकते हैं। और ये आप क्वेश्चन आप ये वाला देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जब ये वाला सवाल उन्होंने पूछ लिया ना, तो बिल्कुल ये सवाल डिट्टो इसी पे बेस्ड है, बस मैंने वैल्यूज दे दी यहाँ पे। तो ये वाले सवाल आपको समझ आना चाहिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है? आई थिंक टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अपना करके हटाते हैं, वो क्वेश्चन में कुछ है नहीं अब, बस वो थ्योरी तक ही प्रॉब्लम थी। अगर आपके पास थ्योरी समझ आ गई ना, तो कुछ खास प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर वी रोटेशन इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम, रेफरेंस आर वेक्टर, मतलब कि आर वेक्टर पे जो भी मेरे पास वेलोसिटी है बॉल की, या फिर ये जो मास है उसके पास वी रोटेशन, मतलब वही रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा वी रोटेशन, इस तरफ उन्होंने बता रखा है। आर इज द पोजीशन वेक्टर, ना जो आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, इनिशियल तो आर बाई 2 है, पर किसी भी टाइम की भी कुछ भी हो सकता है, तो आर मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। Now, consider a smooth slot along the diameter of a disk of a radius r rotating counter clockwise, है ना? counter clockwise मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, तो ओमेगा वेक्टर कैसा आएगा, ऊपर की तरफ, है ना? ये देखिए ओमेगा वेक्टर दे रखा है काउंटर क्लॉकवाइज with a constant angular speed omega about its vertical axis to its center. We assign a coordinate system with the origin at the center of the disk x-axis along the slot. The y-axis perpendicular to the slot and the z-axis along the rotation. मतलब यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सिस के बारे में दिया है कि जो x एक्सिस है ना वो इस तरफ है along the slot, ठीक है?
जो वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द स्लॉट, मतलब इस तरफ है, उसी प्लेन में, डिस्क के प्लेन में। एक तो रेडियल डायरेक्शन है जो ग्रू के अलोंग, ग्रू है ना बीच में, जो आपके ड्रिल जो होल हो रखा है पूरा, ग्रू है, उसके अलोंग एक्स एक्सिस है, उसकी परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस, अब आप बोलेंगे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती है, आइदर इस तरफ और इस तरफ। कौन से वाई को माने, तो हमें ऐसे पता चलेगा, उन्होंने जेड हम डिफाइन कर रखा है, जेड बोला है उन्होंने, जेड एक्सिस अलोंग द रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस अपवर्ड थी, तो जेड इधर आ जाएगा, जेड इस तरफ आ जाएगा ना अपवर्ड ओमेगा की तरफ। तो बताइए अब वाई किसको मानना पड़ेगा, इन अंदर वाले को मानना पड़ेगा कि एक्स क्रॉस वाई ऑलवेज जेड होता है, तो मेरा एक्चुअल वाई यही होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया कि वाई कैसे को निकालना था यहाँ पे। along y axis is equals to omega vector is equals to omega k cap, मतलब ओमेगा क्या मैग्नीट्यूड, k क्या डायरेक्शन। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is gently placed in this slot, जो ग्रू था, जो स्लॉट था, इसके अंदर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक उन्हें जेंटली धीरे से रख दिया, दे रखा है r वेक्टर इज इक्वल्स टू r by 2 i cap, i cap क्योंकि ग्रू के अलोंग है, i cap at t is equals to 0, t is equals to 0 पे जिस इंस्टेंट पे उसी समय पे मैंने रखा है, ठीक है। t is equals to 0 पे मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट उसकी r by 2 ले लीजिए i cap में, एंड इज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली अलोंग द स्लॉट। यहाँ पे क्या बोला कि कंस्ट्रेंट है, अब यहीं पे इसीलिए प्रॉब्लम आ रही कि अगर कंस्ट्रेंट नहीं होता तो कोई भी नॉर्मल फोर्स कोरिलेसिस फोर्स के कारण नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स mg आता, जो कि वर्टिकली के कैप में होगा, हाँ वर्टिकली के कैप में होगा, डाउनवर्ड माइनस के कैप में उसका mg आएगा, नॉर्मल उसका कोड आएगा, ठीक है। बट ये ग्रू है, ये ग्रू क्या करेगा कि जब वो ब्लॉक कोरिलेसिस फोर्स के कारण मूव करना चाहेगा, उसको मूव करने देगा नहीं। ये क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये रिलेटिव से तो मूव कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव से तो मूव कर रहा है, तो जो मेरा यहाँ पे ब्लॉक है, उसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक चाहता है डेविएट होना, ऐसे डेविएट होना चाहता है, बट ये ग्रू क्या कर रहा है, बोला कंस्ट्रेंड है, ब्लॉक को इस स्लॉट में ही रहना पड़ेगा, इस फोर्स को कोई कैंसिल करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए ग्रू में इसको डाला गया कि ये ग्रू क्या करेगा, जितना ये फोर्स है इसके अपोजिट में इधर फोर्स नॉर्मल दे देगा इस पे, यही वो कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा गया, तो ये नथिंग बट वो कोरिलेसिस फोर्स ही पूछा गया है दूसरी डायरेक्शन, इसीलिए मैं बोल रहा देखो ये वाला सवाल करना आना ही आना चाहिए। ये वाले सवाल कैसे हो रहे, इस पे बेस्ड सवाल आ सकते हैं आगे, जब यहाँ तो उसने पूछ लिया तो आगे ये सवाल भी पूछ सकता है। तो ये वाला क्या है, नॉर्मल फोर्स नथिंग बट कोरिलेसिस फोर्स ही है अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये क्या होगा, इसके इस फोर्स को वाला कैंसिल कर देगा, कोई फोर्स आएगा नहीं, तो ये पार्टिकल डेविएट नहीं होगा, अलोंग दी रॉड ही चलेगा। सारी बात समझ में, शुरू में क्या अलोंग दी रॉड चलता नहीं, ये डेविएट होता, रोटेटिंग फ्रेम में डेविएट होता, ऑब्वियस बात डेविएट होता, हमें दिख रहा है, बट इसको डेविएशन को रोकने के लिए ग्रुप के अंदर इसीलिए स्लॉटेड है, तभी कंस्ट्रेंट बोला है कि स्लॉट के अंदर ही मूव करेगा। क्वेश्चन खत्म, आते हैं पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, ये सबसे जल्दी सवाल है, मतलब सिंपल, अगर आपने कैलमेटिक्स का वो सवाल मेरा देखा, लेक्चर देखा होगा, तो मैंने आपको बहुत सारे रिलेशन दिखाए थे कि कैसे हमें फॉर्मूले के थ्रू रिलेशन दिए, मतलब ऐसे वेलोसिटी का क्या होता है dx by dt, एक्सेलरेशन क्या होता है v dv by dx, dv by dt, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, तीन ही रिलेशन का यूज करके आपको सिंपल आर वेक्टर जो फंक्शन ऑफ टाइम टी बताना है, बहुत आसान सवाल है। कैसे कि जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक है, जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, इसके पास क्या है, इनिशियली अभी वेलोसिटी जीरो है, तो मैं टाइम टी कुछ जीरो की बात करता हूँ। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर जीरो है, पोजीशन वेक्टर r बाई टू आई कैप है इनिशियल, ठीक है। किसी भी रैंडम टाइम t इक्वल टू टी पे क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर मैं v मान लू, जो कि रेडियली होगा v वेक्टर, और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r वेक्टर मान लो, ठीक है, किसी भी t टाइम में। तो मुझे एक्चुअली r वेक्टर चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, क्लियर है मेरी बात। आइए निकालते हैं आज फंक्शन ऑफ टाइम t, कैलकुलेशन है बस, कुछ खास नहीं है। तो बताइए जो यहाँ पे है, तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन है कि जो ब्लॉक है इसके पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे, क्यों नेट फोर्स नहीं निकालेंगे, नेट फोर्स तो हमारा कोरिलेसिस भी आ जाएगा, हम वो फोर्स देखेंगे क्योंकि रेडियली चल रहा है ना, हमें तो रेडियल पोजीशन वेक्टर बतानी है, तो रेडियली कौन सा फोर्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स तो इसको मतलब वो डेविएशन से रोक रहा है, बट जो स्लॉटेड की जो रेडियल फोर्सेस है वो रेडियल डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेडियल पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेडियल वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं पहले रेडियल फोर्स देखता हूँ, क्या रेडियल फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है बताइए, क्या ये वही वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स, क्या यही वाला फोर्स रेडियल फोर्स है क्या, जरा देखिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने दे भी रखा है, आप ये वाला देखिए, ये वाला कंपोनेंट, जो ये वाला फोर्स है ये तो रिस्पॉन्सिबल है रेडियल के लिए, ये तो परपेंडिकुलर है ना b के, ये तो रेडियल रेडियल के परपेंडिकुलर है, और ये क्वांटिटी इनिशियल फ्रेम की है, यही तो वाला फोर्स है जो इस पे लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई चीज रोटेट करती है, इतना तो सबको पता है, कोई चीज रोटेट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा आउटवर्ड, बहुत आसान बात है। वो कितना लग रहा है, क्या मैं इसको m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा m कांस्टेंट है r,
आर बोल दूं? हाँ बोल दीजिए भैया, बिल्कुल। अब ये आर क्या है, इसकी पोजीशन है। ये क्या है, किसी भी टाइम टी पे यहां से, किसी भी टाइम टी पे यहां से आर मैंने पोजीशन मान लिया था। एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स, क्या मैं इसको एफ बोल दूं? और जो एफ है, क्या मैं इसको एम इंटू ए रेडियल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या मैं इसको एम इंटू जो रेडियल पोजीशन है, जो एक्सीलरेशन है, वो क्या होता है, अगर आपको पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन को डिफाइन करना होता है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हम रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अभी क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा बहुत कम टाइम में, बस ऊपर थ्योरी थी हमारे पास कोरिलेसिस के बारे में, ठीक है। तो क्या मैं इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर को डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लिख दूं? एम से एम गया। पहले क्वेश्चन में मैंने कोई भी कोरिलेसिस का यूज नहीं लिया, सिंपल मैंने सेंट्रीफ्यूगल यूज किया। हर मतलब जिस जिस किसी ने सेल्फ प्रमोशन पढ़ रखा है, उसको पहला पार्ट तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए, भले टफेस्ट सवाल में से था, बट इस सवाल को आपको सॉल्व कर ही लेना चाहिए था, ये सवाल से हो जाना चाहिए था सेंट्रीफ्यूगल पढ़ने के बाद। दूसरा सवाल में कोरिलेसिस का यूज होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, इंटीग्रल डिफरेंशिएट वाला पार्ट लगा लूं अभी, की डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, ओके, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर और आर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये पोजीशन के फ्रेम में आ गया। और अगर आप यहां से एक चीज और करें इसमें, तो मैं इसको डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वी डी वी बाई डी आर। बताइए ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डीवी बाई डीएक्स। पढ़ा था ना आपने कि एक्सप्रेशन को डायरेक्ट पोजीशन के इक्वेशन, डायरेक्ट पोजीशन के फॉर्म में लिखने के लिए ये इक्वेशन थी। एक्सलेशन को वेलोसिटी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखने का फॉर्म ये था। तो ये तो एक्सलेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। बट अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे डबल डिफरेंशियल आ रहा है, तो हमें डबल इंटीग्रल करना पड़ेगा, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, आप ये बीटेक में पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल। बट आपने ये पढ़ा है कि मैं एक्सलेशन को, क्योंकि अगर मुझे वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत कुछ करा होगा, मैंने कराया भी था सोल्यूशन के प्रैक्टिस में। तो अगर ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर का रिलेशन मुझे चाहिए। आर का रिलेशन कैसे मिलेगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाल लूं, वेलोसिटी से पोजीशन निकाल लूंगा, एक एक डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो हमें आर दे रखा है, तो हमें आर से पोजीशन को आर को रिलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा रिलेशन है, तो वी डीवी बाई डी आर। ये वी कौन सा है, नेट वेलोसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेट वेलोसिटी अगर देखें तो रेडियली होगी। हालांकि यहाँ पे आप अगर नेट कभी पूछे तो नेट मत बोलेगा, लॉजिकली गलत है। लॉजिकली क्या है ये रेडियल के अलॉन्ग वाली वेलोसिटी है, क्योंकि हम उसी के अलॉन्ग बात कर रहे हैं जिधर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसके कारण वी डीवी बाई डी एक्स। इधर रेडियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसको हमने वी रोटेशनल वी रिलेटिव बोला है, डिवाइड बाई डी आर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं वेलोसिटी और आर को रिलेट कर सकता हूँ, देन दोबारा इंटीग्रेट करके आर को सीधे सीधे फंक्शन निकालूंगा। तो अभी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, वी डीवी बाई डी आर, ठीक है। और लिमिट को सेपरेट कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, दिस इज इक्वल्स टू वी डीवी का इंटीग्रल, ओमेगा कांस्टेंट है। अब वैल्यूज फटाफट बताइए, इनिशियल इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, पोजीशन कितना था, आर बाई 2। फाइनली किसी भी टाइम टी पे मुझे नहीं पता, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे मेरे पास बॉल, जो बॉल है, किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे रैंडम इसके पास वी आर वेलोसिटी होगी, तो मैं इसको वी आर बोल दूं, वी आर। और उस समय पोजीशन क्या होगा, इस समय पोजीशन लेट से आर इसका पोजीशन हो जाएगा, तो आर इसका पोजीशन हो गया, आर पे वी आर वेलोसिटी हो गई। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं तो क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट फटाफट बताइए, कैलकुलेशन करना भी आपको फटाफट आते। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगी आर बाई 2 से आर, इधर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगी 0 से वी आर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, लिमिट पुट करूंगा आर स्क्वायर बाई 2, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट आर बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना, इस 2 को 2 कैंसिल कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फालतू में। देन फाइनल लिमिट पुट करूंगा आर स्क्वायर बाई 2 जा 4, ठीक है। ये आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इस तरफ आ जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या मिला, तो वेलोसिटी मिल गई इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, डी आर बाई डी टी। अरे भैया, जो यहाँ की वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ का पोजीशन चेंज
जो कि dr है टाइम के रेस्पेक्ट में, dr बाई dt वही तो ना रिलेटिव वेलोसिटी जो कि रेडियल क्या नाम होगी बताइए। पहले मैं v निकालता हूँ, अगर मैं ऐसे v निकालूं तो v क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी। क्या मैं इसको dr बाई dt लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से r नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बस डिफरेंशिएट ही तो करना है। r और एटम को एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ओमेगा dt का इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू dr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 का रूट इस पूरे का इंटीग्रल। लिमिट कहाँ से कहाँ? एट ए टाइम t इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन क्या थी? r बाई 2। ठीक है, पोजीशन क्या है? r बाई 2। और किसी भी टाइम t पे हमें पोजीशन r निकालनी है। फाइनल लिमिट r और किसी भी टाइम t पे t। इनिशियल लिमिट 0 पे टाइम, इनिशियल पोजीशन r बाई 2। क्लियर है? अब यहाँ पे क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपसे सर्कुलर मोशन पढ़े हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स या और कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको सिर्फ काइनेमेटिक्स का सवाल या फिर सर्कुलर मोशन का सवाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब एडवांस दे रहे होता है तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, तो मैथ्स भी आप पढ़े होते हैं, कैलकुलस भी पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ते हैं, उसमें एक इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा, अच्छी बात, नहीं पढ़ा होगा तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। कोई भी इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल से। आपने सभी इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेसिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, मैं मानी इसका पढ़े नहीं आऊँ इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको टफ नहीं बोल सकते हम, इसको क्या बोलेंगे? वो यूज कर रहा है तो इतना यूज, अब एडवांस का पेपर लिख रहे हैं आपसे, इन सबको यूज नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा बताइए? ये तो यूज करवाएगा ही ना फॉर्मूला जो पढ़ाया, क्यों पढ़ाया जाता है सब फॉर्मूला? इसीलिए तो पढ़ाया गया है, ये फॉर्मूला है। इसका मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले का कैसे यूज करूंगा भैया? यहाँ पे क्या करूँ, एक्स स्क्वायर की जगह कौन है? आर, और ए स्क्वायर की जगह पूरी की पूरी टर्म है आर स्क्वायर बाई 4, इसको ए स्क्वायर मान लूँ? बिल्कुल मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉरी, ओके, तो सॉरी, ठीक है, ओमेगा बीटी का इंटीग्रल आ जाएगा टी, लिमिट जाएगी 0 से टी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरे का इंटीग्रल डायरेक्ट लिखता हूँ, ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह कौन है? आर, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह कौन है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह कौन है? आर स्क्वायर बाई 4। सिंपल, ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर मैथमेटिक्स लिखनी होगी फिर आपसे, ये पता होना चाहिए। अच्छा सवाल ये नहीं बोल रहा, बट इतना भी टफ नहीं है जितना हवा बनाया गया है। ठीक है, तो वो पता है चीजें तो हो जाएंगी। तो लिमिट रख दू इसमें, जी आर बाई टू से आर। तो यहाँ पे बताइए, क्या मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इंटू फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो टी माइनस जीरो ओमेगा टी, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ, मुझे पता है जब एल माइनस होता है तो एल की प्रॉपर्टी होती है एल ए माइनस एल बी, एल ए बाई बी होता है, तो मैं सीधे सीधे फाइनल लिमिट रखूंगा, डिवाइड बाई इनिशियल लिमिट कर दूंगा, उस पूरे में एल ले लूंगा। मैं अभी इतने डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप एडवांस का सवाल सोल्यूशन देख रहे हैं, मतलब आप उसके लेवल पे है, उस प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एल मैग्नीट्यूड, पहले ये फाइनल लिमिट रखूंगा r प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4, टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है, ओके, डिवाइड बाई इनिशियल लिमिट आर स्क्वायर बाई, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आएगा एक्चुअली में, आर बाई 2। ठीक है, और प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर से कट जाएगा क्या? हाँ ये तो कट ही जाएगा, ये वाला टर्म गया, इसको हटा ही देता हूँ, आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा ठीक है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी चाहिए ना, आर निकालेंगे सिंपल। मेरा एट दिन क्या पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था मुझे पोजीशन बताना था किसी टाइम टी पे, तो मैंने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करा वेलोसिटी के टर्म्स में, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को पोजीशन में ले आए, पोजीशन से मैं इंटीग्रेट पोजीशन निकाल रहा हूँ। ये वही सवाल है जो मैं आपको कितनी बार इस सवाल एडवांस में दिखा चुका हूँ, बार बार ऐसे ही पूछता है, फोर्स से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, यही सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलन है तो उस तरफ बेस ई चला जाएगा, एलन में बेस नेचुरल लॉ क्या होता है? ई होता है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो पूरा का पूरा टर्म है मेरे पास, इस टू को मैं ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ, या फिर रहने दीजिए इसको, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आर ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइड बाई आर बाई 2।
दिस इज इक्वल टू पूरा ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर ओमेगा टी, ठीक है। इस पूरे टर्म को उधर मल्टीप्लाई करवा दूं? हाँ बिल्कुल करवा दीजिए। तो यहाँ से हटा दूं इनको, या फिर इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई फोर, दिस इज इक्वल्स टू आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी। अब देखिए, कई लोग के हाथ पैर फूल जाएंगे, रूट भी है, स्क्वायर भी है, कैसे सॉल्व करूं? अगर लॉजिक से सोचे बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, बट अगर आप सीधे, अब अगर ऐसे स्क्वायर कर देंगे फिर तो बवाल हो जाएगा। क्यों? अगर आपने सीधे सीधे स्क्वायर कर दिया तो होगा क्या, राइट साइड का स्क्वायर, लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर रूट स्क्वायर, देन टू टाइम्स ऑफ ए बी करेंगे तो रूट बच जाएगा, नहीं हट रहा। अगर आप समझ रहे हैं क्या बोला, इसमें पूरे स्क्वायर करेंगे तो एक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ए बी में ये वाला पार्ट बच जाएगा, रूट एज इट इज बच जाएगा। फायदा क्या है स्क्वायर करने का? कुछ नहीं। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत स्मार्टली काम करना, एडवांस क्वेश्चन वाला हाथ लगा रहे हैं स्मार्टली, ऐसे वैसे नहीं कहीं भी हाथ डाला आंसर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सोच समझ के। क्या मेरा स्क्वायर क्यों करते हैं? रूट हटाने के लिए। तो रूट सीधे हटाइए ना, पहले क्यों कर रहे हैं? रूट को एक तरफ ले जाइए, सीधे स्क्वायर करें, रूट एक बार में खत्म, काम खत्म। कैसे? रूट को एक तरफ ले जाइए, कैसे ले जाऊं? आर माइनस उसको इस तरफ लाइए, जो एक्स्ट्रा उसको एक तरफ लाइए, आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी। रूट वाले को उस तरफ ले जाइए, सॉरी रूट नेगेटिव हो जाएगा बट ठीक है। आप रूट को इस तरफ रहने दीजिए, उसको उस तरफ भेज दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ आर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में रूट ही बचा होगा, सिंपल, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर करिए स्क्वायर। अब मजा आएगा। अभी तक गड़बड़ हो जाता था, अगर अभी वहां स्क्वायर कर देते तो पूरा रायता फैल जाता। यहाँ पे एक एक कदम पे वो जाल जाल बिछा कर रखते हैं, एक जगह गलत पैर रखा, कम। अब टाइम ऐसे निकलेगा कि आप सोचेंगे मैंने किया क्या पूरे 3 घंटे में, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे स्क्वायर का मैं करूंगा, आर स्क्वायर बाई फोर ई की पावर स्क्वायर हो जाएगा टू ओमेगा टी माइनस ऑफ आर स्क्वायर। इतना मतलब स्मार्ट सोल्यूशन है कि आपका आर स्क्वायर भी कट जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगा। एक अपने स्मार्टली थोड़ा सा सोच लिया, क्वाड्रेटिक भी खत्म हो गई। अगर इसी को थोड़ा सा गलती कर देता तो पूरा रायता ही फैल जाता। सॉरी। तो इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर। क्या ये टर्म खत्म? वाह, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। बट एक जगह मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हाँ, इस पूरे में स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कि आर स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए बी, टू टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कि आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी इंटू आर। हाँ अब सही है। दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर। ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हमें सिर्फ आर चाहिए, ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, आर सिर्फ यहाँ है। अब इससे आसान क्या लेंगे, आर को एक तरफ ले लीजिए ना, इसको उस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ लाइए। तो आर स्क्वायर बाई फोर ई की पावर टू ओमेगा टी, ये आ जाएगा प्लस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, टू टाइम्स, ये टू से टू चला जाएगा, टू नहीं लिखता हूँ, आर ई की पावर ओमेगा टी इंटू आर। क्या ये पूरा कांस्टेंट है? डिवाइड कर दूंगा, आर मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। भाई स्मार्टली काम करते हैं, एक आर से एक आर उड़ा देते हैं, ठीक है। और क्या करें, आर बाई फोर कॉमन कर लेते हैं। तो आर बाई फोर अगर मैं कॉमन कर लूं तो ई की पावर टू ओमेगा टी प्लस ऑफ आर बाई फोर कॉमन वन, और इसको पूरे को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ नीचे, ई की पावर ओमेगा टी से डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू आर। देखिए यही फॉर्मूला दे रखा है क्या, ऐसा कुछ? ओहो, ओ, अच्छा, ठीक है। ई की पावर, अच्छा देखा, मैं एलिमिनेट तो कर सकते हैं, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ई की पावर टू ओमेगा टी और ओमेगा टी, ठीक है, आर की पावर फोर फोर है ना, अच्छा, ई की पावर टी ओमेगा टी को अंदर ले जाइए अभी, ठीक है। तो अगर अंदर ले जाऊं तो आर बाई फोर ई की पावर टू ओमेगा टी से एक ओमेगा टी चला जाएगा, ई की पावर ओमेगा टी प्लस ऑफ ई की पावर वन बाई ओमेगा टी को ई की पावर माइनस ओमेगा बाई टी लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस ओमेगा टी, दिस इज इक्वल्स टू आर। मतलब सिंपल, आर बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी प्लस माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, पहले क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने पहले क्वेश्चन में कहीं भी मैंने कोरिलेसिस का यूज किया? मैंने जो भी थ्योरी आपको 40-50 मिनट में पढ़ाई थी, क्या मैंने उसका यूज किया? अभी नहीं। वो था दूसरे क्वेश्चन के लिए और ऐसे आने वाले और क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन तो जो कोई भी सर्कुलर मोशन पढ़ा है वो हिट कर सकता है, इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से, कुछ नहीं।
अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट में देखिए एलिमिनेट करना बहुत आसान है, 50% का चांस मैं बता रहा हूँ कैसे। मुझे एक बताइए कि ऊपर वाला एमजी कैप है ना, जो मेरा बॉल है वो एमजी कैप ऐसे नीचे लगा रहा होगा माइनस में, इसका जो नॉर्मल आया होगा, जो आपकी डिस्क है, ये ग्रू है, डिस्क के नीचे जहाँ पे ब्लॉक है वो एमजी नीचे लगा रहा है माइनस के में, तो नॉर्मल तो एमजी के कैप आएगा। तो जो यहाँ से नॉर्मल आ रहा होगा, क्या मैं इसको एमजी के कैप बोल दूं? क्या मैं बोल दूं? बिल्कुल। तो देखिए माइनस एमजी कैप हो सकता है? नहीं। क्या माइनस एमजी कैप हो सकता है? नहीं। प्लस एमजी कैप, प्लस एमजी कैप, इधर ए और बी, मतलब 50% चांस है, तुक्का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का मारने में भी ठीक है, 50% चांस है तो मार सकते हैं, बट रुकिए, सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा क्यों है? ये हमने पढ़ा है तुक्का मारने के लिए नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो बता रहा। ठीक है, तो ठीक है। अभी देखिए दूसरा चीज क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो ये मैं ये वाला कंपोनेंट पूछा था ना, नेट फोर्स, यही तो था रोटेशनल फोर्स। एफ इन ये आपका हो गया एमजी वाला, जो कि मैं क्या बोल रहा था, सॉरी, मैं बोल रहा था कि ब्लॉक नहीं, डिस्क नहीं, बॉल पे क्या क्या नॉर्मल रिएक्शंस लगा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मेरी डिस्क है वो ऐसी है और ब्लॉक मेरा यहाँ है। जब ये वीआर से मूव कर रहा है तो ये इस वाले साइड को पुश कर रहा है, तो ये वाली साइड इसको नॉर्मल देगी। इधर की डायरेक्शन क्या थी? जे कैप थी ना, यहाँ पे देखिए इस तरफ डायरेक्शन जे कैप है ना, ये वाला, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन जे कैप है ना भैया, ये इसको इधर पुश कर रहा होगा, ये वाली बॉल इसको इधर पुश करेगी ना जे कैप के डायरेक्शन में। एक तो जे कैप में डायरेक्शन फोर्स आएगा जो नॉर्मल होगा, एक तो ये जे कैप वाला, दूसरा अपवर्ड, यहाँ से एक एमजी के कैप ऐसे आएगा ना, एमजी के कैप जो कि अपवर्ड होगा, एमजी के कैप। अब ये वाला कंपोनेंट मुझे निकालना है, जो कि कोरिलेसिस फोर्स से सिंपल मैंने अभी आपको सवाल करवाया था, उसके बेसिस पे निकाल सकता हूँ, निकाल लीजिए। तो उसके लिए क्या होगा कि एमजी के कैप तो मिल जाएगा, ये वाला तो मिल गया, इसको मुझे चेक करना है ये जे कैप में है और ये भी, ऐसे दोनों जे कैप में ही दे रखा था, मैं सीधे एलिमिनेट कर देता, डायरेक्शंस के बेसिस पे ये एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर ये आई कैप होता सीधे मैं ऑप्शन ए को मार सकता हूँ, अगर जो आई कैप होता उसको छोड़ के दूसरा ऑप्शन को मार सकता हूँ। क्यों मार सकता हूँ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जे कैप में ही मेरा कोरिलेसिस फोर्स आ रहा है, मैंने डायरेक्शन से बता दिया। तो क्या था फोर्स बताइए? कोरिलेसिस फोर्स, कोरिलेसिस इज नथिंग बट 2m वी ओमेगा, डायरेक्शन है जे कैप में। वी क्या है? वी निकाल रखा है हमने, वी बहुत पहले निकाल रखा था, कोई याद हो? पहले हमने वी ही निकाला था। ठीक है ना, इसे निकाल लेते हैं वी। तो वी क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी। अरे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वी मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है भैया? जो ये ग्रू है, जो यहाँ पे पोजीशन है, मुझे आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल चुका है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वी आर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, तो यही तो है वी आर। डिफरेंशिएट करिए, आर बाई टू कॉन्स्टेंट है, ई की पावर ओमेगा टी, तो एक आ जाएगा ओमेगा माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस में उसके पास माइनस ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया ओमेगा। ओमेगा को कर लीजिए कॉमन, तो आर ओमेगा डिवाइड बाई 4, ई की पावर, ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये क्या है? वी। देखिए मुझे पूरा फोर्स चाहिए, तो 2m, 2m ओमेगा वी। ठीक है, तो ओमेगा, ओमेगा क्या था? ओमेगा ओमेगा ही था, वी ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट कितना है? आर ओमेगा बाई 4 ई की पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ओमेगा टी, तो 2 टू जा 4, तो m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 ई की पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ ई की पावर ओमेगा टी। क्या ये जे कैप में है? हाँ ये जे कैप में है। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स पूछूं, क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस एम जी के कैप। ये क्या फोर्स है? इतना लल्लू सवाल था, पता नहीं क्या भौकाल बना रखा है इसका मार्केट में। जब रील्स में एक जगह रील्स देखा, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2016 पेपर, ऐसे आता है। ठीक है, पता नहीं, मतलब थ्री नहीं पढ़ेंगे तो फिर बना देंगे, पता नहीं किस बात का टफेस्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप ढंग से देखें तो मैंने सवाल 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर लिया, वो भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मतलब आधा पार्ट तो मैंने आपको थ्री बताई ना, सॉल्व तो बाद में कराया मैंने। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अपवर्ड, अपवर्ड क्या है? अपवर्ड ये है एमजी के कैप, ठीक है, डॉट से दिखा रहा हूँ ना, आगे की तरफ के कैप था, इधर के कैप है ना, एमजी के कैप। इस तरफ क्या है? वाई, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा अब कोरियोलिसिस जे कैप। और कोई फोर्स लगा रहा है? नो नो, डिस्क ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगाएगी?
यहाँ पे कांटेक्ट है, एक नीचे से कांटेक्ट था mg, एक इस साइड से कांटेक्ट आ रहा था क्योंकि ये बॉल ये मास इसको पकड़ रहा था, इस साइड से यहाँ कांटेक्ट था, बस वही 2 फोर्सेस थे, वही ऑप्शन है। नहीं 2 वाला तो नहीं हो सकता, इसमें मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, e की पावर 2 ओमेगा टी बोल दिया, तो ये गलत हो गया। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ यही सही है, e की पावर ओमेगा टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसका हो जाएगा बी सही। ये दोनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। आई थिंक ये भौकाल अब समाप्त हो जाएगा मार्केट में, जहाँ तक मुझे पता है। इसका सॉल्यूशन नहीं अच्छे लेवल पे कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मैं मान सकता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन करी है, तो मुझे भी कहीं नहीं मिला इसका सॉल्यूशन। तो जब बीटेक में आया तो मैंने खुद इसको सॉल्व किया अपने से, ठीक है? तो आपको फर्स्ट ईयर में भी मैकेनिक्स पढ़ा दी जाती है। फर्स्ट सबका सेम रहता है, उसमें आपको पता चल जाएगा ये पूरा चीज़ें, ठीक है? बट अभी आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, ऐसे आगे आने वाले समय में सवाल आ सकते हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ तक पूछा है, तो आगे क्या है दिक्कत? वो वैल्यूज़ दे देगा, वैल्यू देके पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको ये वाली थ्योरी पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको ओमेगा दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, कोएफ़िशिएंट्स निकलवाया, डायरेक्शन निकलवाया, तो इतना बेसिक पता होना चाहिए, इतना बेसिक पता है, कोएफ़िशिएंट्स मत डरिए, आराम से सवाल हो जाएँगे। आज के लिए इतना ही फिर। आई थिंक ये सेशन बढ़िया रहा, काफ़ी लंबा रहा है बट सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो अभी आपको अगर कोई आपका पर्सनल कोई डाउट है या फिर कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर कोई जेईई एडवांस का ऐसा सवाल है जो आपको बहुत टफ लग रहा है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप टेलीग्राम पे पोस्ट करिएगा, आपको आपके फ्रेंड्स आंसर नहीं करेंगे तो मैं वीक में 1 बार आता हूँ, आंसर उसमें कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसमें उत्तर के लिए आऊँगा जो अच्छे सवाल है। बाकी मैं देख रहा हूँ जो भी जेईई क्लास अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मैं सॉल्यूशन अपलोड करता जाऊँगा इसी पे। तो फिर ठीक है, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक अभी के लिए, राधे, राधे।